ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 तुमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन का। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम क्या होता है, बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना। तो हमारा मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, ब्लड। अब देखो ब्लड जो है ये तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता नहीं है ना। दूसरा है किडनी। किडनी जो है वो हमारा क्या है, मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। हमने बताया था कि द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज किडनी। हमारे बॉडी का जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन है, किडनी। अगर तुमसे और ऑप्शन में पूछ ले, जैसे पहले ही पूछा है कि किडनी के अलावा और क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो सकता है, तो स्किन भी एक तरीके का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, क्योंकि वो भी क्या करता है, एक्सक्रीशन निकालता है, स्वेट को निकालता है ना। उसके अलावा लंग्स भी एक तरीके का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालता है, जो कि अल्सो वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो लंग्स हो गया, स्किन हो गया, किडनी हो गया, ये सब एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। बस मेजर अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, किडनी हो जाएगा, है ना। पैनक्रियास जो है वो नहीं होगा और स्वेट ग्लैंड भी यहाँ पे नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, किडनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अच्छा, किडनी के बारे में एक किडनी में, हर एक किडनी में 1 मिलियन क्या होता है, नेफ्रॉन होता है ना। ये बता चुके हैं, हर एक किडनी में 1 मिलियन क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। ठीक है, इस नेफ्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं। इस तरीके का सवाल एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं। आज बायो का एग्जाम हुआ क्लास 12th वाले का, है ना, और उसमें हमने देखा कि उसमें भी PYQ पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया है। इट मीन्स कि इसमें भी तुम लोग से PYQ पूछा जाएगा, तुम लोग से भी पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन के आसपास का भी जो भी कॉन्सेप्ट है उसको भी सीखते चलना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया पूरा, है ना। कि एक किडनी में तुम्हारा 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है, और ये नेफ्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। ठीक है, पैनक्रियास के बारे में याद रखना, पैनक्रियास के बारे में याद रखना है क्या, कि पैनक्रियास कैसा ग्लैंड होता है, कई बार बता चुके हैं। पैनक्रियास मिक्स्ड ग्लैंड होता है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है ना। एंडोक्राइन की तरह भी काम करता है और एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है। ठीक है, एंडोक्राइन की तरह काम करता है तो हार्मोन निकालता है, और एक्सोक्राइन की तरह काम करता है तो एंजाइम निकालता है। ठीक है, अगर हार्मोन की बात करें तो कौन सा हार्मोन निकालता है, ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन किस में कम हो जाता है, तो डायबिटीज के पेशेंट में, है ना। डायबिटीज के पेशेंट में इंसुलिन कम हो जाता है। क्लियर है बात, है ना। और जो इंजाइम निकालता है वो इंजाइम कौन सा होता है, तो पैनक्रियास से जो इंजाइम निकलता है वो पैनक्रियाटिक जूस है। 3 नाम याद रखना, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, अमाइलेज। क्लियर है इतना बात, ठीक है। और तुमसे अगर पूछे कि स्वेट जो है वो कहाँ से निकलता है, पसीना कौन से ग्लैंड से निकलता है, ठीक है, तो स्वेट जो है वो कहाँ से निकलता है, स्वेट ग्लैंड से निकलता है। क्लियर है बात, ठीक है। स्वेट ग्लैंड जो है इसका काम होता है स्वेट का निकालना, यानी पसीना का निकालना। ठीक है, क्लियर है इतना बात। चलो अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें से पूछा कि कौन सा हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेटेड होता है। सबसे पहली बात, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कई बार बता चुके हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है ना। समझे बात को, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, अच्छा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हम लोग हाइपोथैलेमस को कहते थे, याद है ना। हाइपोथैलेमस को जो है हम लोग क्या कहते थे, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते थे। क्लियर है बात, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे सवाल यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, थायरॉक्सिन नहीं। थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है बाबू, थायरॉयड ग्लैंड से, है ना। थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है, थायरॉयड ग्लैंड से, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है, थायरॉयड ग्लैंड से। ठीक है, उसके बाद एंड्रोजन, एंड्रोजन कहाँ से निकलता है, एंड्रोजन निकलता है टेस्टिस से। टेस्टिस जो मेल में होता है ना, टेस्टिस से निकलता है। और इंसुलिन, इंसुलिन अभी हम लोग पढ़े, इंसुलिन किससे निकलता है, पैनक्रियास से। अभी हम लोग पढ़े इंसुलिन किससे निकलता है, पैनक्रियास से निकलता है। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो किससे निकलता है, पिट्यूटरी से निकलता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है बात, आएंगे जिसमें सारा कम से कम 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो हो जाएगा, सब्जेक्टिव का भी वीडियो हो जाएगा। सारा वीडियो को कान में हेडफोन लगाकर देखना है, डेली एक बार 15 दिन तक देखना है। ठीक है, 21 तारीख को एग्जाम है, एकदम 2-4 बार देख लोगे, ब्रेन में सेट हो जाएगा सारा सब्जेक्टिव, सारा ऑब्जेक्टिव। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड।
फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे क्या कहा जाता है, स्टेमन, पिस्टिल, पेटल या नॉन ऑफ दिस, है ना। तो देखो फ्लावर का डायग्राम भी तुमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्लावर का डायग्राम तो हम इजी वाला कई बार तुम लोग को बता चुके हैं, है ना। तो एक बार फिर से यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं ताकि रिकॉल हो जाए। ये हो गया हमारा नीचे वाला क्या होता है बाबू, पेडिसल। ये होता है हमारा थैलेमस, है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सेपल। इस तरीके से क्या होता है, सेपल होता है, ठीक है। फिर इस तरीके से पेटल होता है, यहाँ पे पेटल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा एंथर और फिलामेंट, है ना, एंथर और फिलामेंट। यहाँ पे भी एंथर और फिलामेंट। तो ये क्या है, एंथर, और ये क्या है, फिलामेंट है। एंथर और फिलामेंट ही मिलकर क्या बनाता है, स्टेमन बनाता है। और यही स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है फ्लावर का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्लियर है बात। अच्छा, एक सवाल और पूछा सकता है कि पॉलन ग्रेन कहाँ रहता है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन इसी एंथर में रहता है। ये क्या है, एंथर है ना। एंथर में कितना लोब होता है, ये सब पढ़ाए थे ना। एंथर में 2 लोब होता है और इसके अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन, ठीक है। जो कि क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट है ना। फ्लावर का मेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट कहने का मतलब जहाँ मेल गैमेट रहता है। क्लियर है बात, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन, पिस्टिल, पेटल या नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेमन। पिस्टिल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर जो है वो हमारा पिस्टिल है ना। पिस्टिल का दूसरा नाम क्या होता है, कार्पेल, कार्पेल। और उसके अलावा और क्या नाम होता है इसका, गाइनोशियम। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 है बाइनी फिजन अगर इन। बाइनी फिजन किस में होता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तुमसे हो सके बोले कि अमीबा में बाइनी फिजन किस तरीके से होता है करके दिखाइए, है ना, डायग्राम बना के दिखाइए। तो डायग्राम वाले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो भी है आप लोग के लिए। तो बाइनी फिजन अकर इन किस में होता है, अमीबा में, पारामीशियम में, लेशमानिया में या सभी में। तो मैंने सारा का एग्जाम्पल बताया था, है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इन सभी में बाइनी फिजन होता है। अमीबा में एनी प्लेन से, अमीबा में एनी प्लेन से कैसे भी हो सकता है अमीबा में बाइनी फिजन, ठीक है। उसके बाद पारामीशियम में कैसे होता है, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स बाइनी फिजन इसमें होता है ना। बताए थे कि मान लो कि ये तुम्हारा पारामीशियम है तो ये कैसे डिवाइड होगा 2 पार्ट में, इस तरीके से, ट्रांसवर्स, है ना। और लेशमानिया में, लेशमानिया में लॉन्गिट्यूडनल, इस तरीके से, ठीक है। और अमीबा में तो मान लो कि यहाँ पे इस तरीके से अमीबा ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से अमीबा ड्रॉ कर दिया, है ना। तो किसी भी प्लेन से हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, किसी भी प्लेन से अमीबा में बाइनी फिजन हो सकता है। क्लियर है बात, समझ में आया, ठीक है। और बाइनी फिजन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का 2 पार्ट में टूटना क्या कहलाता है, बाइनी फिजन कहलाता है। और ये किस में होता है, ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। और ये किस तरीके का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पूरे तरीके से क्लियर हो गया बात, है ना। अच्छा, यहाँ अमीबा से रिलेटेड एक सवाल बहुत कॉमन है, तुमसे पूछा जाता है कि स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर ये कई बार पूछा गया है। स्यूडोपोडिया जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, तो याद रखना स्यूडोपोडिया किस में प्रेजेंट होता है, अमीबा में, है ना। स्यूडोपोडिया जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, अमीबा में प्रेजेंट होता है, अमीबा में। ये कई बार पूछा हुआ एग्जाम में सवाल है, कई बार, मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। कि स्यूडोपोडिया कहाँ प्रेजेंट होता है, अमीबा में। और स्यूडोपोडिया की मदद से ही क्या करता है, फूड को ये कैप्चर करता है और मूवमेंट भी करता है, क्योंकि स्यूडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब लेग। तो ये इसका फॉल्स लेग है, इसकी मदद से ये क्या करता है, मदद करता है इसको चलने में, ठीक है। क्लियर है। पूछा है गैमेट्स आर, गैमेट्स क्या होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड, हमेशा डिप्लॉइड, हमेशा ट्रिप्लॉइड या नॉन ऑफ दिस। कई बार ये लाइन हम कह चुके हैं कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, है ना। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेट जो है वो हमेशा क्या होते हैं बाबू, हैप्लॉइड होते हैं। और हैप्लॉइड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन से। और हैप्लॉइड में क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। अगर एक ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में, ह्यूमन के डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 46, है ना। ह्यूमन के डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 46 डिप्लॉइड सेल में, यानी कि 2n में जो है क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 46 है, ठीक है। तो हैप्लॉइड में क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाता है, 23 हो जाता है, 23 हो जाता है ना। तो गैमेट जो है वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रोमोसोम का नंबर ह्यूमन की बात करें तो हाफ हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात। और गैमेट्स का नाम पूछ सकता है तुमसे, तो याद रखना गैमेट्स का 2 नाम याद रखना। मेल गैमेट जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग, मेल गैमेट जो है वो हमारा स्पर्म कहलाता है, ठीक है। और फीमेल गैमेट जो है वो हमारा क्या कहलाता है, ओवम। यहाँ पे लिख रहे हैं ओवम, ठीक है, या सेकेंडरी oocyte भी। समझ में आया बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सोमैटोस्टैटिन क्या है? इमरजेंसी हार्मोन है या ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है या ग्रोथ हार्मोन है या साइटोकाइनिन है? ठीक है, तो सोमैटोस्टैटिन जो है ना ये एक हार्मोन है और ये किस तरीके का हार्मोन है? ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कहने का मतलब ये ग्रोथ को रोकता है ना। इसका काम क्या है? ग्रोथ को रोकने का काम है सोमैटोस्टैटिन का। इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं? ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन जो है वो कहाँ से निकलता है? हमारे पास इस तरीके से दो पीस किडनी होता है ना, एक इधर और एक इधर, दो पीस किडनी होता है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड, है ना। उसको क्या कहा जाता है? एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, किडनी के ऊपर इस तरीके से जो है, इस तरीके से तुम्हारा एक ग्लैंड होता है, इसको हम लोग एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड, इसी से हार्मोन निकलता है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन नाम का। ठीक है, और नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, ये दो हार्मोन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। क्लियर है बात? ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इसका एक और नाम होता है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, लेकिन हायर क्लास के लिए बस सुने रहो, है ना। इसका एक और नाम क्या होता है? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, और एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो है इसका एक और नाम होता है इमरजेंसी हार्मोन का। क्लियर है बात? ठीक है, और कहाँ से निकलता है? एड्रीनल ग्लैंड से। कहाँ प्रेजेंट है? किडनी के ऊपर। सवाल है हमारा, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड। देखो अभी डिस्कस करके आए थे, है ना, कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या कहलाता है? बोमेस कैप्सूल, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस या यूरेटर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो है किडनी का क्या हो जाएगा हमारा? नेफ्रॉन, है ना। अभी डिस्कस करके आए थे जस्ट हम लोग के स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो है वो किडनी का क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। और हर एक किडनी में कितना नेफ्रॉन होता है? 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। क्लियर है बात? सवाल है, द मोस्ट हाईली डेवलप पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जो है ना उसका मोस्ट हाईली डेवलप पार्ट कौन सा है? मेडुला, सेरिबेलम, सेरिब्रम या पॉन्स? ठीक है, तो मोस्ट हाईली डेवलप पार्ट जो है ह्यूमन ब्रेन का वो कौन सा है? वो है सेरिब्रम। वो क्या है? सेरिब्रम है। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम। ठीक है, और सेरिब्रम जो है ये क्या है? और इसके बारे में याद रखना, ये लार्जेस्ट पार्ट भी है ब्रेन का, ये बता चुके हैं ना। ये क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, इसको याद रखना, है ना। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का अगर पूछ ले कि लार्जेस्ट पार्ट कौन होता है तो सेरिब्रम होता है। ठीक है, और पूछ ले सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट अगर पूछ ले, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट अगर पूछ ले तो सेरिबेलम होता है। क्लियर है बात? मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम और पॉन्स, ये तीनों तुम्हारा हिंड ब्रेन का पार्ट है ना। ब्रेन को हम लोग 3 पार्ट में बांटे था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या आता है? सेरिब्रम आता है, थैलेमस फैमिली पूरा आ जाता है, हाइपोथैलेमस ये सब, एमिगडेला आ जाता है, हिप्पोकैम्पस आ जाता है। ठीक है, ये सब आता है तुम्हारे फोर ब्रेन में। मिड ब्रेन में क्या था? टेक्टम, टेगमेंटम, सब्सटेंसिया नाइग्रा। और हिंड ब्रेन में क्या आता है? सेरिबेलम, मेडुला और पॉन्स। क्लियर है बात? ये याद रखना है, इतना समझ में आया, है ना। और सेरिब्रम में 2 हेमिस्फीयर होता है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, और वो दोनों आपस में बीच में जुड़ा होता है कॉर्पस कैलोसम से। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे एग्जाम पर्पस के लिए, इतना बात को याद रखना। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स अपॉन, यूरिन का जो कंसंट्रेशन है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेलाटोनिन के ऊपर, एडीएच के ऊपर, थायरॉक्सिन के ऊपर या वैसोप्रेसिन के ऊपर? ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया ना बिहार बोर्ड, खुद ही गलती क्वेश्चन दे दिया है, मतलब कि ऑप्शन गलती दे दिया है। ठीक है, जो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन है ना वो एडीएच के ऊपर डिपेंड करता है, और एडीएच को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि वैसोप्रेसिन पे भी डिपेंड करता है। समझ गया बात? तो इसका जो आंसर है बोथ बी एंड डी दोनों जो है इसका क्या है? सही आंसर है। ठीक है, दोनों जो है सही आंसर है, क्योंकि एडीएच इज आल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन। एडीएच को ही और क्या कहा जाता है? वैसोप्रेसिन कहा जाता है। समझ गया बात? तो एडीएच और वैसोप्रेसिन जो है इसके ऊपर कंसंट्रेशन यूरिन का डिपेंड करता है। समझ में आया बात? जो यूरिन होगा उसका कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? एडीएच और वैसोप्रेसिन के ऊपर। ठीक है, थायरॉक्सिन जो है वो क्या करता है भाई? तो ये थायराइड से निकलता है, इसके बारे में याद रखना, है ना। मेलाटोनिन, मेलाटोनिन कहाँ से निकलता है? ये इंपॉर्टेंट है। मेलाटोनिन जो सबसे छोटा ग्लैंड हम लोग पढ़े थे ना, पीनियल ग्लैंड, याद है? सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड, इससे भी सवाल आया था एग्जाम में, है ना, पीनियल ग्लैंड। समझ गया बात? तो उसी से जो है तुम्हारा निकलता है मेलाटोनिन, और यही कंट्रोल करता है स्लीप वेक साइकिल को।
स्लीप वेक साइकिल को, ये याद रखना, स्लीप वेक साइकिल को कौन कंट्रोल करता है? स्लीप वेक साइकिल जो है हमारा, उसको कौन कंट्रोल करता है? मेलाटोनिन, है ना। जो सोने का और उठने का जो हमारा साइकिल है, इसको कौन कंट्रोल करता है? मेलाटोनिन। कहाँ से निकलता है? पीनियल ग्लैंड से निकलता है। क्लियर है बात? कहाँ से निकलता है? पीनियल ग्लैंड से। अच्छा, इसी के नाम के मिलते जुलते एक और है तुम्हारा मेलानिन। मेलानिन, ठीक है, डिफरेंस है, मेलाटोनिन और मेलानिन में डिफरेंस है, इसको क्लियर करना यहाँ पे जरूरी है, नहीं तो गलती कर दोगे। मेलानिन जो है ये क्या है? पिगमेंट है, स्किन पिगमेंट, है ना। मेलानिन क्या है? स्किन पिगमेंट है, स्किन पिगमेंट है। ये हमारे बॉडी के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, समझिए बात। जो जितना ज्यादा काला है उसमें उतना ज्यादा मेलानिन है, जो जितना ज्यादा गोरा है उसमें उतना कम मेलानिन है, ठीक है। तो मेलानिन का अमाउंट जब बढ़ता है, मेलानिन का जब अमाउंट बढ़ता है तो डार्कनेस बढ़ता है। और मेलानिन क्या है? स्किन पिगमेंट है। कहाँ से निकलता है? मेलानोसाइट सेल से निकलता है। मेलानोसाइट सेल कैसे निकालते हो? तो पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो मेलानोसाइट सेल को जाकर स्टिमुलेट करता है और फिर जो है ये क्या निकालता है? मेलानिन को सिक्रेट करता है, एक पिगमेंट को, और उसी के वजह से हमारा रंग जो है वो क्या होता है? गोरा या काला होता है। समझ में आया बात? चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा क्या? कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड अपॉन, सेम है क्वेश्चन, एडीएच और वैसोप्रेसिन, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है तुम्हारा मेन फंक्शन ऑफ रिस्पायरेशन। मेन फंक्शन रिस्पायरेशन का क्या है? न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, फोटोसिंथेसिस या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। तो रिस्पायरेशन का मेन फंक्शन क्या होता है भाई? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना। रिस्पायरेशन में होता है क्या? अगर सेल्यूलर रिस्पायरेशन की हम बात करें तो सेल्यूलर रिस्पायरेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ठीक है, जिसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं क्योंकि हो सके एग्जाम में पूछ ले, C6H12O6, ठीक है। इसको जो है तोड़ा जाता है, इसको तोड़ा जाता है, किसमें तोड़ा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी में इसको तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन कहते हैं, सेल्यूलर रेस्पायरेशन। क्लियर है बात? ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा का मेन फंक्शन क्या है? पोषण, ट्रांसपोर्टेशन, फोटोसिंथेसिस या गैसेस एक्सचेंज। तो कई बार पढ़ चुके हैं। स्टोमाटा का मेन फंक्शन क्या होता है? इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है स्टोमाटा का, है ना। ये अगल बगल क्या होता है? गार्ड सेल होता है। गार्ड सेल में तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट होता है, यहाँ पे स्टोमाटल ओपनिंग है, ठीक है। तो इस ओपनिंग से क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। क्लियर है बात? इस ओपनिंग से क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ ब्लड। ब्लड के रेड कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसको भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि ब्लड के रेड कलर के लिए कौन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है? हेपेरिन, हीमोग्लोबिन, थ्रोम्बिन या फिब्रिनोजन, है ना। तो ब्लड के रेड कलर के लिए कौन सा जो है प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है? हीमोग्लोबिन, याद रखना, है ना। हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड के रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो आरबीसी होता है हमारा, रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में, वो पूरा रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना। उसमें सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और हमारा जो ब्लड है वो भी रेड क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल में क्या है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन किससे बना होता है? हीम प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन से, है ना। समझिए बात। और एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है एक बार में, याद रखना। 4O2 के मॉलिक्यूल को ये क्या कर सकता है? एक बार में कैरी कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, एक हीमोग्लोबिन। समझिए बात? क्लियर है ये चीज? उसके बाद याद रखना है कि हीमोग्लोबिन से रिलेटेड अगर प्लांट में हम रिलेट करें तो प्लांट में जो ग्रीन कलर है उसके लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? क्लोरोफिल। कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। एनिमल्स में जो ब्लड का कलर रेड है, हम लोग में, ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड का कलर रेड है ना, वो रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स है और उस रेड ब्लड सेल में क्या है? हीमोग्लोबिन है। इसी वजह से हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज कितना होता है? 12 से 16 ग्राम पर ml ऑफ ब्लड। 16 ग्राम पर ml ऑफ ब्लड, ये सब पूछा जा सकता है, वही बात हम लिख रहे हैं यहाँ पे, उसके अलावा कुछ कचरा हम नहीं लिख रहे हैं। 12 से 16 ग्राम पर ml ऑफ ब्लड जो है हमारा हीमोग्लोबिन होता है नॉर्मल। क्लियर है बात? ठीक है। इससे कम रहेगा तो क्या कहेंगे कि बंदा को क्या हो गया है? अनेमिया हो गया, खून की कमी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑटोजोम इन ह्यूमन इज, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑटोजोम क्रोमोजोम, ठीक है, कितना पेयर ऑफ ऑटोजोम क्रोमोजोम जो है ह्यूमन में होता है? ऑप्शन ए में है 11 पेयर, ऑप्शन बी में है 22 पेयर, ऑप्शन सी में है 23 पेयर और ऑप्शन डी में है 24। ठीक है। तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑटोजोम, ऑटोजोम कितना पेयर होता है? तो टोटल जो है 23 पेयर होता है क्रोमोजोम, है ना, जिसमें से 22 पेयर जो है वो तुम्हारा क्या होता है? ऑटोजोम होता है, और एक पेयर जो है वो तुम्हारा सेक्स क्रोमोजोम होता है ना, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं? एलोजोम भी कहते हैं। क्लियर है बात? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी। समझे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑटोजोम जो है वो कितना होता है? 22 पेयर होता है। क्लियर हो गया बात? क्वेश्चन है द एग्जिट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज। जो वाटर का एग्जिट होता है वेपर के फॉर्म में, है ना, उसको क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं या एक्सक्रीशन कहते हैं। तो कई बार हमने बताया है कि रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, है ना, फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ट्रांसपायरेशन हो जाएगा। जब प्लांट में पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो देखोगे कि लीव्स के द्वारा, है ना, और डिफरेंट पार्ट के द्वारा वो पानी क्या होता है? निकलता है वेपर के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपायरेशन कहते हैं। चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़े थे जब लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किए थे। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन आयोडीन सॉल्यूशन इज एडेड टू स्टार्च इट्स कलर बिकम। अब देखो, जब आयोडीन सॉल्यूशन को स्टार्च में ऐड कर दोगे ना तो कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू, ग्रीन, येलो या रेड। तो इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। ठीक है, इसको सीधा याद रखना है कि आयोडीन सॉल्यूशन को जब हम लोग स्टार्च में ऐड कर देते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, समझिए आप बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेस इन बिटवीन टू नर्व सेल इज कॉल्ड। देखो, दो नर्व सेल है, एक नर्व सेल और दो नर्व सेल, इसके बीच का जो ये स्पेस है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो इसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं या साइनैप्स कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? साइनैप्स, है ना। एक्सॉन क्या होता है? तो मान लो कि इस तरीके से हमारा जो है एक न्यूरॉन होता है। ठीक है, इस तरीके से न्यूरॉन होता है, तो ये वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। एकदम क्लियर है ना। और ये तुम्हारा इस तरीके से निकला रहता है, इस तरीके से निकला रहता है ये शॉर्ट ब्रांच, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। और दो जो नर्व सेल्स हैं, जो तुम्हारा न्यूरॉन है उसके बीच का जो कनेक्शन है ना, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसे हम लोग साइनैप्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम इज। मशरूम क्या है? पैरासाइट है, ऑटोट्रॉफ है, सैप्रोफाइट है या एल्गी है ना। तो मशरूम क्या है? एक तरीके का सैप्रोफाइट है। समझिए बात, मशरूम क्या है? सैप्रोफाइट है। अच्छा, ये भी हम बताए थे कि बैक्टीरिया और फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये सब दोनों के दोनों तुम्हारे क्या होते हैं? सैप्रोफाइट होते हैं। दोनों क्या होते हैं? सैप्रोफाइट होते हैं, या कह लो कि डिकम्पोजर होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। ठीक है, तो फंजाई का एग्जाम्पल था ना मशरूम, मशरूम फंजाई का एग्जाम्पल होता है ना, इस वजह से मशरूम क्या हो गया? हमारा सैप्रोफाइट हो गया। क्लियर हुआ बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, है ना। स्टाइल इज अ पार्ट ऑफ। स्टाइल किसका पार्ट है? तो भाई इस तरीके से इस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे हमेशा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, है ना। ये स्टिग्मा हो जाएगा, स्टिग्मा, ये हो जाएगा क्या? स्टाइल, और ये क्या हो गया? ओवरी। ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों मिलकर क्या बनाता है? पिस्टिल बनाता है। इसी पिस्टिल को हम लोग और क्या कहते हैं? कार्पेल। इसी कार्पेल को हम लोग और क्या कहते हैं? गाइनोशियम, है ना। इसी कार्पेल को हम लोग क्या कहते हैं? गाइनोशियम, जो कि क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर है। क्लियर है बात? तो स्टाइल इज अ पार्ट ऑफ गाइनोशियम या पिस्टिल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। टूथ यानी दांत का, है ना। दांत का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है वो क्या होता है? पल्प कैविटी, डेंटाइन, कैनाइन। कैनाइन तो टाइप ऑफ टीथ हो गया, है ना। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, 4 तरीके का टीथ होता है ना। कितने तरीके का टीथ होता है? 4 तरीके का टीथ होता है। परमानेंट टीथ कितना होता है भाई? 32। ये सब सवाल आ सकता है ना। परमानेंट टीथ 32। मिल्क टीथ कितना होता है? 20। मिल्क टीथ कितना होता है? 20। और मिल्क टीथ को ही हम लोग क्या कहते हैं? टेम्पोरेरी टीथ भी कहते हैं। समझिए बात। तो कैनाइन जो है वो एक टाइप हो गया, जैसे इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, ये 4 तरीके का दांत पाया जाता है ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, बच्चे में अगर पूछेगा बच्चे में कौन सा दांत नहीं होता है, तो बच्चे में प्री मोलर नहीं होता है। क्लियर है बात? बच्चे में प्री मोलर नहीं होता है। सवाल यह है कि हार्डेस्ट पार्ट कौन होता है दांत का? तो सबसे हार्डेस्ट पार्ट हमारे दांत का क्या होता है? इनेमल। ये इवन कि अगर तुमसे ये भी पूछ लेना कि तुम्हारे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, तुम्हारे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट कौन है, तो भी तुम क्या लगाओगे? इनेमल लगाओगे। समझ में आया बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ फूड चेन हु इज ऑलवेज एट द सेकंड ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन में कौन जो है हमेशा सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे होगा? तो सबसे नीचे ग्रास प्रोड्यूसर्स, है ना। उसके बाद जो है इसको जो खाएगा गोट, तो गोट एक तरीके का क्या है? हर्बीवोरस है कि कार्निवोरस? हर्बीवोरस, क्योंकि ये प्लांट वेजिटेबल को खा रहा है ना। उसके बाद इसको जो खाएगा वो कार्निवोरस, चाहे वो टाइगर हो चाहे लायन हो, कोई भी हो,
ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया तुम्हारा सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया तुम्हारा थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे तुम्हारा कौन है? सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे तुम्हारा हार्बीवोरस है। कहाँ की? हार्बीवोरस, ऑटोट्रॉफ, कार्निवोरस या प्रोड्यूसर्स, हार्बीवोरस। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा, कह रहा है कि ऑन विच डे वी कैन नॉट यूज सोलर हीटर टू गेट हॉट वाटर। कौन से दिन में हम लोग जो है सोलर हीटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं? सोलर हीटर का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। सनी डे में, या फिर क्लाउडी डे में, या फिर हॉट डे में, या विंडी डे में। अब देखो सनी डे रहेगा, धूप रहेगा, तब तो इस्तेमाल करेंगे ही, है ना। और उसके अलावा क्लाउडी डे, अब बादल रहेगा तो कोई लॉजिक है, उसको तो हीट मिलवे नहीं करेगा। हीट नहीं मिलेगा तो पानी गर्म हो, समझे बात को? हीट नहीं मिलेगा तो पानी गर्म होगा ही नहीं। उसके अलावा हॉट डे, तो हॉट डे में तो उसको हीट मिल ही जाएगा, समझे बात। विंडी डे में हवा भी चला तो भी मिल जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लाउडी डे। ये एकदम सिंपल सेंस से था। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। इसमें से कौन जो है बायोमास एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल नहीं है ना। तो बायोमास एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल कौन नहीं है? वुड तो होता है ना। गोबर गैस भी होता है, कोल भी होता है। एटॉमिक एनर्जी जो है ये बायोमास एनर्जी का एग्जाम्पल नहीं है, बता चुके हैं पहले भी। नेक्स्ट है तुम्हारा, विच आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल कौन सा है ना। तो होमोलोगस और एनालोगस में क्या डिफरेंस है, याद रखना, ये पूछ सकते हैं। होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस जो ऑर्गन होते हैं ना, एनालोगस ऑर्गन का क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। स्ट्रक्चर जो है ना इसका डिफरेंट होता है। एनालोगस का बात कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर जो है इसका क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है, शॉर्ट में लिखा। और फंक्शन जो है, फंक्शन सेम होता है एनालोगस का। और होमोलोगस एनालोगस का उल्टा होता है। मतलब ये हुआ कि होमोलोगस का फंक्शन जो है, होमोलोगस का अगर हम फंक्शन की बात करें तो डिफरेंट होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होगा? डिफरेंट होगा। और स्ट्रक्चर सिमिलर होगा। तो फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन एंड डॉग, ह्यूमन का और डॉग का फोर लिम्ब, तो ये हम लोग का फोर लिम्ब हो गया, इसको फोर लिम्ब कहते हैं ना। और डॉग का फोर लिम्ब, क्या दोनों का फंक्शन सेम है? नहीं, वो तो उसका यूज करके चल रहा है, हम लोग थोड़ी उसका यूज करके चलते हैं, समझे बात। तो इसका अलग अलग फंक्शन हो गया, फंक्शन डिफरेंस। मतलब कि ये होगा तुम्हारा होमोलोगस, है ना। दूसरा, टीथ ऑफ ह्यूमन एंड एलिफेंट। अब हाथी का दांत दिखावे का, हम लोग का दांत खाने का, समझे बात। तो ये भी तुम्हारा जो है तुम्हारा होमोलोगस हो गया। क्लियर बात। रनर ऑफ पोटैटो एंड ग्रास, ये तुम हायर क्लास में जाओगे तब समझोगे, क्लास 12 एवोल्यूशन चैप्टर में लिखा है, वहां पे समझोगे, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन द एंथर। एंथर में क्या प्रेजेंट होता है? अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस करके आए थे, है ना। यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर था, इसको हम लोग एंथर कह रहे थे और इसको हम लोग फिलामेंट कह रहे थे, ठीक है। तो एंथर में क्या प्रेजेंट होता है? पिस्टिल, ओव्यूल्स, सेपल या पॉलन ग्रेन। तो एंथर में क्या प्रेजेंट होता है? पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है ना। अब वो नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ फूड चेन। कौन जो है फूड चेन बना रहा है? ग्रास, व्हीट, मैंगो, उल्टा हो गया। ग्रास, व्हीट, मैंगो, ठीक है। ग्रास, गोट, ह्यूमन, गोट, काउ, एलिफेंट, ग्रास, फिश, गोट। तो ये हो जाएगा ना हमारा ग्रास, गोट और ह्यूमन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलोसोफिक जूलॉजिक, हु रॉट द बुक फिलोसोफिक जूलॉजिक? डार्विन, मिलर, वेजमान या लैमार्क? तो लैमार्क साहब ने लिखा था फिलोसोफिक जूलॉजिक नाम का बुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर रेजिन्स एंड गम स्टोर इन। रेजिन्स और गम जो है वो कहाँ स्टोर होता है? तो देखो रेजिन्स और गम दोनों का दोनों जो है ना, दोनों का दोनों वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट है, याद रखना ये बात को। ये दोनों का दोनों क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट का ये दोनों जो है वेस्ट प्रोडक्ट है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्लोएम में, बार्क में, कॉर्टेक्स में या ओल्ड जाइलम में। तो ये प्रेजेंट होता है तुम्हारा ओल्ड जाइलम में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज द स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम। देखो ये सवाल पूछा है कि कौन से मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा। वाटर में, एयर में, ग्लास में, डायमंड में। तो स्पीड ऑफ लाइट कहाँ ज्यादा होगा? जहां रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। जहां रेसिस्टेंस, जहां रुकावट कम होगा वहीं स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा। तो वाटर में तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना। ग्लास में और ज्यादा, डायमंड में भी ज्यादा। तो एयर में जो है तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगा, ठीक है। एयर
या फिर वैक्यूम ले सकते हो तुम। अगर एयर वैक्यूम दोनों दे दे तब वैक्यूम लेना है, ठीक है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन और है, 10-20 फास्ट फास्ट कर रहे हैं, हो जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट वोल्ट, ओम, एम्पियर या कूलम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम, है ना। और चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं, ये बात याद रखना है ना। उसके अलावा एम्पियर किसका यूनिट है? एम्पियर जो है वो करंट का यूनिट है, जिसको हम लोग आई से लिखते हैं। क्लियर है बात। ओम किसका यूनिट है? ओम रेसिस्टर का, रेसिस्टेंस का, है ना। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। क्लियर है बात। वोल्ट किसका यूनिट होता है? वोल्ट किसका यूनिट होता है? पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट एट द टाइम ऑफ ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के समय जो वैल्यू होगा करंट का इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो क्या होगा? अब ओवरलोड कर दोगे, ज़्यादा सामान इस्तेमाल करोगे, तो जो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू है वो कम हो जाएगा या हाई हो जाएगा या अनचेंज रहेगा या कुछ नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है ओवरलोडिंग दोगे तो क्या होगा? वैल्यू बढ़ जाएगा, है ना, वेरी हाई हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच डिवाइस इज अ स्प्लिट रिंग यूज। ये क्वेश्चन इस तरीके का पहले भी कर चुके हैं, है ना। तो कौन से डिवाइस में हम लोग स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में, एमीटर में या गैल्वेनोमीटर में। तो हम लोग इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक मोटर में करते हैं, याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर में करते हैं और ये डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्शन को ये रिवर्स करता है, ठीक है, करंट के डायरेक्शन को। एमीटर जो है किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? करंट को मेजर करने के लिए। गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन स्मॉल लेवल पे, याद रखना, ठीक है, स्मॉल लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू। जो सोलर सेल है वो सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? लाइट एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो सोलर सेल लगा रहता है छत पे, है ना, वो क्या करता है? वो जो तुम्हारा एनर्जी आ रहा है, सोलर एनर्जी आ रहा है, उसको किस में कन्वर्ट करता है? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है या काइनेटिक एनर्जी में या थर्मल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पूछ लिया ना, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट। अभी देख के आ रहे हैं हम लोग, है ना। पीडी इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, और वर्क डन एक तरीके का क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल, ठीक है, समझिए बात। और चार्ज को हम लोग किसी कूलम, समझिए बात। तो इसका एक और यूनिट क्या हो सकता है? जूल पर कूलम भी हो सकता है, ठीक है, जूल पर कूलम भी हो सकता है, और वोल्ट। क्लियर है बात। एम्पियर बता दिया किसका यूनिट होता है? करंट का। ओम रेसिस्टेंस का। आगे पूछा तुमसे द कलर ऑफ न्यूट्रल वायर इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक। न्यूट्रल वायर जो होता है इलेक्ट्रिक, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक में, उसमें जो तुम्हारा वायर होता है उसका कलर कैसा होता है? रेड, ग्रीन, ब्लैक या येलो। तो जो कलर है न्यूट्रल वायर का तुम्हारे, वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का, ठीक है। ग्रीन कलर का किस लिए यूज किया जाता है? अर्थिंग के लिए। अर्थिंग के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्रीन कलर के वायर का, समझिए बात। और रेड जो है, रेड किस लिए इस्तेमाल होता है? जो करंट आ रहा है वहां से, लाइव करंट, समझिए बात, जिसमें करंट होता है, लाइव करंट, ठीक है, समझिए बात। तो ये तुम्हारा रेड कलर के लिए हो गया, अर्थिंग के लिए ग्रीन कलर हो गया, और न्यूट्रल के लिए ब्लैक। कहीं कहीं पे न्यूट्रल के लिए, इन सम केस न्यूट्रल के लिए ब्लू तार भी होता है, देखोगे लाल ब्लू आएगा, है ना, रेड और ब्लू। तो ब्लू जो है वो न्यूट्रल के लिए भी होता है। तो ब्लू ब्लैक जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, ग्रीन जो है वो तुम्हारा अर्थिंग हो जाएगा, रेड जो है वो लाइव हो जाएगा। क्लियर है बात। क्वेश्चन 35, इन विच डिवाइस डज द स्प्लिट रिंग एक्ट एज अ कम्यूटेटर। फिर से उसी से रिलेटेड सवाल है ना। किस में करता है भाई स्प्लिट रिंग? जो तुम्हारा रिंग है वो कम्यूटेटर की तरह काम किस में करता है? इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में। नेक्स्ट पूछा है द डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। कौन सा डिवाइस जो है वो क्या करता है? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। सोलर एनर्जी यानी सनलाइट से जो एनर्जी मिल रहा है ना, उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? इलेक्ट्रिसिटी में। ऑप्शन ए है सोलर कुकर, सोलर सेल, या दोनों, या नॉन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोलर सेल, है ना। सोलर सेल जो है वो क्या करता है? जो सोलर एनर्जी है उसको लेता है और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है बात।
नेक्स्ट है तुम्हारा द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल ऑन ड्राइंग करंट फ्रॉम इट इज। तो जो वैल्यू होगा पोटेंशियल डिफरेंस का बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल के बीच में, ठीक है, तो क्या होगा, मोर देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेस देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ट्वेस ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा मोर देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पे तुमको ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कॉन्सेप्ट पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको बाद में जो है डिटेल में डिस्कस। नेक्स्ट है तुम्हारा द नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर है, उसमें अगर हम पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इरेक्ट या नॉन ऑफ दिस। तो ये इसमें इमेज कैसा बन जाएगा हम लोग का, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है, और सीधा इमेज बनेगा। क्वेश्चन 39 कह रहा है इन विजिबल लाइट विच कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। विजिबल लाइट में कौन सा कलर का जो है मैक्सिमम वेवलेंथ है। ठीक है, येलो, रेड, ब्लू, वायलेट। तो मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है, रेड कलर का होता है। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है ये हम लोग का। ठीक है, कह रहा द फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस इज 1 मीटर, इट्स पावर विल बी। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है, पावर पूछा है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f। यही होता है ना पावर का फॉर्मूला। तो P = 1 दिया हुआ है, फोकल लेंथ भी 1 दिया हुआ है, तो 1 से 1 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो P = हमारा कितना आ गया, 1 डायोप्टर आ गया, 1 डायोप्टर, क्योंकि इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, डायोप्टर में। क्लियर है बात। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C, यानी कि 1 डायोप्टर हो जाएगा। समझ में आया जी।